बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का 4th लेक्चर है जो कि सेक्शन 16 से शुरू होगा। सेक्शन 16 specific performance of independent part of contract. When a part of a contract which taken by itself can and ought to be specifically performed stand on a separate and independent footing from another part of the same contract which cannot or ought not to be specifically performed, the court may direct the specific performance of the former part. ये जनरल रूल ऑफ द इक्विटी क्या है? एज ए जनरल रूल द कोर्ट कैन नॉट स्पेसिफिकली परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इन पीस मील बट इट मस्ट बी परफॉर्म इन इट्स entirely it perform at all, exception being a case where the contract is divisible and parts of it are in themselves distinct whole. In enforcing a specific performance of the part as in section 16 there is no departure from the general rule. अब ये सेक्शन 16 क्या कहता है कि मेन रूल क्या है कि पीस मील में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं आएगा। लेकिन सेक्शन 16 में क्या चीज़ डिफाइन की गई है? इंडिपेंडेंट पार्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का इंडिपेंडेंट पार्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत सिंपल वो पार्ट जो इंडिपेंडेंट है उसके लिए हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफाइड पार्ट के लिए कोर्ट के अंदर केस दाखिल कर सकते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ है और ये इक्विटी के रूल्स के अगेंस्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट पार्ट है, सेपरेट पार्ट फ्रॉम होल कॉन्ट्रैक्ट। यानी इस पार्ट का इंडिविजुअली अपना एक कंप्लीट जो है ना स्टेटमेंट है, अपना एक कंप्लीट जो है पॉइंट है। नाउ the decree makes no reference to the other part of the contract which cannot or ought not to be performed. It is to be passed as it the part पर several contract by itself। इसीलिए ये कहा गया है कि जब इस किस्म के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री पास की जाएगी तो उसके अंदर जो दूसरे पार्ट हैं उसके लिए किसी भी किस्म का कोई रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। यानी सेक्शन 16 के तहत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसको इंडिपेंडेंट पार्ट जो है ना कॉन्ट्रैक्ट का होगा, होल कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस दाखिल नहीं किया जाएगा। ये दिस इज द सेक्शन 16। नाउ वी कम ऑन द सेक्शन 17। Section, what is the section 17? Bar in other cases of specific performance of part of contract. The court shall not direct the specific performance of a part of a contract except in cases coming under one of other of the section 14, 15 and 16. अब कोर्ट ये सेक्शन 17 में क्या क्या है? बार इन अदर केसेस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ, यानी सेक्शन 14, 15 एंड 16 के अलावा जो भी ये स्पेसिफाइड जिसके अंदर जो है हमने शराइत है सेक्शन 14, 15 और 16 में स्पेसिफाइड शराइत हैं जिसके तहत हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत कोर्ट के अंदर आ सकते हैं। अदरवाइज कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए पीस मील में हम नहीं आ सकते। ये सेक्शन 7 ये कहता है। कमेंट्स Section 17 provides that as a rule specific performance of a contract should be granted in its entirety and not in parts। यानी सेक्शन 17 में क्लियर कह दिया गया है कि कंप्लीट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किया जाएगा, लेकिन सेक्शन 14, 15 एंड 6 एक्सेप्ट सेक्शन 14, 15 और 16, क्योंकि सेक्शन 14, 15, 16 के अंदर जो है कुछ शराइत दी गई हैं जिसके तहत जो है आप पीस मील में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 देयर कैन बी नो partial specific performance of a contract except in cases mentioned in section 14, 15 and 16। यानी सेक्शन 14 एंड 15 एंड 16 के अलावा according to section 7 there can be no partial specific performance of a contract. Is that clear? Now we come on section 18. Purchaser rights against vendor with imperfect title। imperfect title वो होता है कि जो अधूरा हो, जो कंप्लीट ना हो। परचेजर्स राइट यानी
खरीदने वाले का राइट किसके खिलाफ, जो बेचने वाला, जो वेंडर है यानी बेचने वाला है, लेकिन उसका जो टाइटल है वो कंप्लीट नहीं है, इम्पार्शियल है, अधूरा टाइटल है। वेयर अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल और लेट सर्टेन प्रॉपर्टी हैविंग ओनली एन imperfect title thereto, the purchaser or lessee except as otherwise provided by this chapter has the right। अब वो कौन कौन से राइट हैं परचेजर के, किसके अगेंस्ट में, जो वेंडर है, बेचने वाला है, जिसके पास परफेक्ट टाइटल है, यानी इसके पास टाइटल जो है, जो प्रॉपर्टी है उसका कंप्लीट जो है टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यानी उस जो चीज़ वो बेच रहा है वो इम्परफेक्ट टाइटल के तहत है, उसके लिए क्या शराइत की गई हैं। इफ़ द वेंडर और लेसर यानी ठेका देने वाला या बेचने वाला हैज सब्सिक्वेंटेड टू द सेल और लेस एक्वायर्ड any interest in the property, the purchaser or lessor may compel him to make good the contract out of such interest। उसके पास इम्परफेक्ट टाइटल है, तो ये जो परचेजर है और ये लेसी है वो उसको इस बात के लिए कंपेल करेगा कि जनाब आप जो है गुड द कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ सच इंटरेस्ट, यानी जो जो एग्रीमेंट किया है, बेशक आपका इम्परफेक्ट टाइटल है लेकिन आप उसको अकॉर्डिंग टू लॉ डीलिंग करेंगे। यानी लस क्या है, टू मेक गुड द कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ सच इंटरेस्ट। बी क्या कहता है, ये जो विशेष है ना, ये जो इसमें हम जो है राइट्स जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। बी वेयर द कंकरेंस ऑफ अदर पर्सन्स इज नेसेसरी to validate the title and they are bound to convey at the vendor's or lessor's request, the purchaser or lessee may compel him to procure the such concurrence। अब सी क्या कहता है, where the vendor profess to sell unencumbered property but the property is mortgaged for an amount not exceeding the purchase money and the vendor has in fact only a right to redeem it, the purchaser may compel him to redeem the mortgage and to obtain a conveyance फ्रॉम द मॉर्गेज। अब ये है कि कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुई है, बेचने वाले ने बेचा है और ख़रीदने वाले ने ख़रीदा है, तो परचेज़र जो है जिससे उसने ये चीज़ ख़रीदी है, वेंडर है, उसको इस बात के लिए कंपेल करेगा कि जनाब आप जो है इस प्रॉपर्टी की रिडेम्पशन करके ये मुझे दें, यानी ये जो मॉर्गेज हुई है उसके मॉर्गेज को की मॉर्गेज की लिफ्ट कराने के बाद जो है ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है वो किसको दिया जाएगा, परचेज़र को। जिस तरह से इसकी सिंपल मिसाल है कि कभी कभी ऐसा होता है, आमतौर पे ऐसा होता है कि एक हम कोई भी शख्स है, वो उसको कोई मकान ख़रीदना है, वो उस मकान के ऊपर जो है ना ऑलरेडी वो मकान मॉर्गेज है, लेकिन जिससे हम ख़रीद रहे हैं उसको हम ये बात कहेंगे, उससे बाकायदा ये माहिदा होता है कि जनाब ये हम परचेज़ हम कर रहे हैं, जो मॉर्गेज का अमाउंट है वो आप बैंक में जमा कराने के बाद रिडेम्पशन के डॉक्यूमेंट्स कन्वे करके आप हमें प्रोवाइड करेंगे, यानी उसका टाइटल बेटर करने के बाद वो आप हमें दिया जाएगा। ये आमतौर पे ये एक हमारे यहाँ कस्टम है कि आमतौर पे चीज़ हम परचेज़ कर लेते हैं और साथ उस इस शर्त के साथ वो चीज़ परचेज़ कर लेते हैं कि इसके ऊपर किसी भी किस्म का जो भी लोन है बैंक का, ये मार्गेज हुआ है, तो वो जो वेंडर है जिससे हम ख़रीद रहे हैं वो इसको क्लियर करा कर हमें देगा। ये एक नॉर्मल मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल दी है। वेयर द वेंडर विल sue फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द सूट इज dismissed ऑन द ग्राउंड of his imperfect title, the defendant has a right to a return of his deposit, if any, with interest thereon, or to his cost of the suit, and to alien for such deposit, interest, and cost on the interest of the vendor or vendor in the property agreed to be sold or let। अब इसमें क्या है कि वेंडर और लेसर जो है सू कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द सूट इज डिसमिस ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज इम्परफेक्ट टाइटल के तहत जो है ना वो केस डिसमिस हो जाता है। तो उसके लिए डिफेंडेंट्स को ये राइट हासिल है कि वो उसने जो डिपॉजिट अमाउंट किया हुआ है वो उसको वापस करे, वो उससे वापस ले, और अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट और कॉस्ट और एक्सपेंस जो भी है वो भी उसके के ऊपर क्लेम डिफेंडेंट कर सकता है। यानी सिंपल इसकी एग्जाम्पल ये है कि हम एक परचेज़र ने चीज़ परचेज़ की, वेंडर परचेज़ की,
और बाद में वो केस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की सूरत में कोर्ट में आया और कोर्ट ने इम्परफेक्ट टाइटल के तहत वो केस जो है डिसमिस कर दिया। तो उस सूरत में जो डिफेंडेंट्स को ये राइट हासिल है कि वो अपनी जो उसने डिपॉजिट अमाउंट किया हुआ है वो वापस ले, और साथ ही उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह है वो भी उसके लिए क्लेम कर सकता है अकॉर्डिंगली। This section now allows subsequently acquired interest to feed the estoppel and is limited to cases in which the buyer or lessor sue the seller or lessor and the latter is at the time of the suit able to make a perfect title, though at the time of the contract he had only a imperfect title or even none at all. Or in other words, the person transferring for consideration property not vested in him at the time of transfer but devolving on him subsequently is bound to make good the contract. कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए दोनों पार्टीज को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो कोर्ट के अंदर, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाकर अपने केस के लिए, अपने हक के लिए कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। प्रॉपर्टी, this terms is generally and so the relief given by the section 18 is not limited to immovable property, though it may usually applies to such. सेक्शन 18 की एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको करती हूँ जिससे आप थोड़ा सा और जो है ये सेक्शन क्लियर हो जाएगा आपके माइंड। इफ अ मैन सेल an estate to which he has no title and after the conveyance acquires the title, he will be compelled to convey it to the purchaser। यानी सिंपल सी बात है कि एक शख्स ने चीज़ बेची है, जिस वक्त उसने वो चीज़ बेची उस वक्त टाइटल डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं थे, बाद में टाइटल डॉक्यूमेंट्स उसके नाम हुए, कन्वेंस हुए, तो उसके ऊपर लाजमी है, उसको कंपेल है, उसको ये यानी इसको ही विल बी कंपेल्ड, उसको मजबूर किया जाएगा कि टू कन्वे इट टू द परचेजर, यानी ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो परचेजर को के हवाले कर दे। नाउ वी कम ऑन सेक्शन 19 पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। एनी पर्सन suing for the specific performance of a contract may also ask for compensation for its breach, either in addition to or in substitution for such performance. If in any such suit the court decided that a specific performance ought not to be granted, but that there is a contract between the parties which has been broken by the defendant and that the plaintiff is entitled to compensation for the breach, it shall award him compensation accordingly. If in any such suit the court decided that the specific performance ought to be granted, but that it is not sufficient to satisfy the justice of the case and some compensation for breach of the contract should also be made to the plaintiff, it shall award him such compensation accordingly. Compensation awarded under this section may be assessed in such manner as the court may direct. Explanation: the circumstances that the contract has become incapable of a specific performance does not preclude the court from exercising the jurisdiction conferred by this section। यानी पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर कंपनसेशन के तौर पर ये अवार्ड पास किया जाता है, जिसके अंदर कोर्ट जो है, कोर्ट को इख्तियार हासिल है कि किसी भी यानी ब्रीच जो है, ब्रीच यानी कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी शिक की वायलेशन के तहत, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है कंपनसेशन अवार्ड पास करे। उसका क्या रूल्स है? The circumstances that the contract has become incapable of a specific performance does not preclude the court from exercising the jurisdiction conferred by this action। This section के तहत जो कोर्ट को अपनी jurisdiction हासिल है तो वो अपना इस्तेमाल करेगी। अब देखें इसके अंदर वर्ड इंटरेस्ट को बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि अवार्ड पास करना है। अवार्ड पास का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोर्ट अवार्ड भी पास कर सकती है कुछ सूरत में, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है इनकेपेबल भी हो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी वो इस काबिल ना हो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया जाए, तो उस सूरत में कोर्ट अवार्ड पास कर सकती है। इसकी एग्जांपल सिंपल, अ परचेजर sues B his vendor for specific performance of a contract for the sale of a patent before the hearing of the suit the patent expired। पेटेंट होता है एक किसी ईजाद को का सरकारी मंजूरनामा, सरकारी तौर पर मंजूर करने का एक पेटेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या
स्टूडेंट्स हैं लॉ के, आपके यकीन आपके इल्म में होगा कि पेटेंट क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिंपल बता दूं कि सरकारी तौर पर मंजूर करदा कोई इख्तियार, किसी ईजाद का इख्तियार, दिस इज कॉल्ड पेटेंट। अब इसमें ये क्या है कि ए परचेजर टू बी हिज वेंडर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ ए पेटेंट। Before the hearing of the suit, the patent expires, the court may award a compensation for the non-performance of the contract and may it necessary amend the plan for the purpose. अब इसमें क्या है कि केस की हेयरिंग से पहले ही जो पेटेंट जो था जिसका के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर हो गया, तो उस सूरत में कोर्ट जो है क्या करेगी, डेफिनेटली कोर्ट अवार्ड पास करेगी, कंपनसेट करेगी, किसको, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के जुमरे में वो बहस करेगी। नाउ वी कम ऑन सेक्शन 20, liquidation of damages not a bar to specific performance। लिक्विडेशन हम आमतौर पे जो हम यूज़ करते हैं इसके लिए क्या है, जो कंपनी या कारोबार जो है वो ख़त्म हो जाता है, दिवालिया, हिसाब बेबाक हो गया, कुछ नहीं बचा, तो आमतौर पे हम इसके लिए लिक्विडेशन का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रॉपर टू बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड मे बी थस इन्फोर्स दो ए सम be named in it as the amount to be paid in case of its breach and the party in default is willing to pay the same. Illustration, a contract to grant B an under lease of property held by A under C and that he will apply to C for a license necessary to be validity of the under lease and that if the license is not procured, A will pay B rupees 10,000. A refuses to apply for the license and offer to pay B rupees 10,000. B is nevertheless entitled to have the contract specifically enforced if C consents to give the license. अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये जो है हम अभी जो ये सेक्शन हमने पढ़ा है इसके लिए क्या है, लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस नॉट ए बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर कि कंपनी या कारोबार के खात्मे के बावजूद भी जो है अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होता, डेफिनेटली एक चीज़ है जिसके ऊपर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, वो लिक्विडेशंस के ऑफ डैमेजेस में चली गई है, तो उसके लिए क्या तरीका होगा, ए कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रॉपर टू बी स्पेसिफिक फोर्स में बी थस इन फोर दो ए सम बी नेम्ड इन इट इज एज द अमाउंट टू बी पेड इन केस ऑफ इट्स ब्रीच एंड द पार्टी इन डिफॉल्ट इज विलिंग टू पे द सेम। ए यानी लिक्विडेशन जो डैमेजेस पार्टी ए पेनल्टी इज ए सम, यानी इसमें पेनल्टी की बात की है, यानी इस सेक्शन के अंदर क्या बात की गई है, पेनल्टी की। अब इसमें पेनल्टी किसके ऊपर पड़ेगी, डेफिनेटली जो वो पार्टी जिसमें अपना यानी ब्रीच की है, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो उसको अपना काम करना था, जो उसको अपने हिस्से का स्पेसिफाइड वर्क करना था, उस पार्टी ने वो स्पेसिफाइड वर्क नहीं किया, तो उस सूरत में क्या है, तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या हम इसको क्या कहेंगे, डेफिनेटली हम इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे लिक्विडेशन ऑफ डैमेज नॉट अ बार टू स्पेसिफिक। और लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस जो है, अगर कहीं लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस की बात आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एप्लीकेबल नहीं है जनाब, इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का होगा, लेकिन क्या है कि उसके लिए कंपनसेशन, डैमेजेस, पेनल्टीज़, ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे, स्पेशली पेनल्टी का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे। इलस्ट्रेशन, a decree made in the term of a compromise of a suit restraining the respondent from selling any managed one or from their mines to third party until they had delivered to the applicant to the quality sold to them by the contract suit and the provided that the respondent should deliver to the appellant 4,000 tons a year at rupees 8 per ton until the whole contract quantity was delivered. Clause 10 provided that if the respondent failed so to deliver or violated any condition of the compromising, they should pay to the appellant rupees 1 per ton on the whole of the or still undelivered and that the same should be recovered by the execution of the decree। अब यहाँ क्या है कि इस सेक्शन के अंदर ऑलरेडी हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर एक शख्स ने कोई सौदा किया और उसमें उसके अंदर लिखा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि अगर मैंने ये चीज़ फलां टाइम तक आप तक नहीं पहुंचाई तो उसके ऊपर मैं आपको इतना जो है क्या दूंगा, पे करूंगा। यानी यूँ समझें कि
आप इसको बड़े सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि जुर्माना, यानी अगर मैंने वो काम फला टाइम पे नहीं किया तो मैं आपको इतना जुर्माना अदा करूँगा। डेफिनेटली ये भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में भी आएगा ही। किस सेंस में आएगा कि जनाब मैंने एक काम फलां शख्स को कहा, उसने मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई ये काम मैं फलां टाइम में आपका करके दूंगा, अगर नहीं किया तो मैं इतना जुर्माना आपको अदा करूँगा। उस जुर्माने के लिए भी मैं कोर्ट के अंदर केस दाखिल कर सकती हूँ स्पेसिफिक परफॉर्म। आई थिंक तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको आपको बताई है। उम्मीद है आपकी समझ में ये एग्जांपल आ गई होगी। अब इसके लिए एक बिल्कुल सिंपल आखिर में सिर्फ एक लाइन कहूँगी। द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 20 अप्लाइज टू पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव कन्वीनियंस इन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इज कॉल्ड इंजंक्शन। इंजंक्शन भी हो सकता है इसके अंदर। इंजंक्शन का तो बाज़ाहिर आप ले सकते हैं। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसी सेक्शन को और हम थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रॉपर टू बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स कुड बी सो इन्फोर्स दो एन अमाउंट हैड बीन मेंशन देयरिन एज द अमाउंट टू बी पेड इन केस ऑफ इट्स ब्रीच and the party in default was willing to pay the same. Defendant could not place any evidence on record to prove to the satisfaction of the judicial consistence of the court as to why agreement in question could not be specifically enforced. अब ये देखें, ये इसने और क्लियर कर दिया है। Proper specific could be enforced though an amount had been mentioned therein as the amount to be paid in case of its breach and party in default was willing to pay the same. आई थिंक सो ये आपको क्लियर हो गया हो। फिर भी अगर इस सेक्शन में या और जो हमने पढ़े हैं सेक्शन में किसी भी किस्म की आप समझते हैं कि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी। अब आइए जनाब आते हैं सेक्शन 21 कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। अब इस सेक्शन में क्या चीज़ है कि वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। उसमें इन्होंने मेंशन किए हैं ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ विच कंपनसेशन इन मनी इज़ एन एडुकेट रिलीफ। आई थिंक सो ये सेक्शन नेक्स्ट उसके अंदर इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा थोड़ा लॉन्ग, यानी ये जो है इम्पोर्टेंट सेक्शन है और आई थिंक सो हमारे लेक्चर का टाइम मेरे ख्याल में थोड़ा कम रह गया। ठीक है जनाब स्टूडेंट, ये हमने सेक्शन 16 से सेक्शन 20 तक जो है हमने आज के इस लेक्चर के अंदर फिफ्थ लेक्चर के अंदर जो है हमने सेक्शन, ये हमारा सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये हमारा 5वां लेक्चर था। फिफ्थ लेक्चर के अंदर जो है हमने सेक्शन 16 to 20 डिस्कस किया है। नाउ स्टूडेंट, मैं अपने इस लेक्चर को अब यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। अब नेक्स्ट में लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो हमारा 6th लेक्चर शुरू होगा वो हम सेक्शन 21 से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।